डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल DSV फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज का टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि आज हमें अच्छा टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई मेंस में पूछा भी गया था। तो आज हमें इसको ढंग से पढ़ना है, ढंग से अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज हम एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड में हम उस चार्ज पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में स्टडी करेंगे कि कब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी उसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, या कब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि हम कुछ केसों की स्टडी करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड लेवल पर ये अक्सर आता भी रहता है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बच्चों आपको बता चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसमें अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रख दूं और चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं लगे होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर ये चार्ज जो है अगर v वेलोसिटी के साथ में अगर मूव कर रहा है तो इस पर हमेशा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया। Fm को हम इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे Q V B साइन थीटा, जहाँ Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, B होता है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा होता है एंगल बिटवीन B एंड B। ठीक है, तो आज हम चार्ज पार्टिकल का पाथ की ट्रेजेक्ट्री स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में जो चार्ज पार्टिकल है मोशन कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री है कैसी। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं और केस नंबर 1 में हमने लिया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि V इज पैरेलल टू B और V इज एंटी पैरेलल टू B। ओके, V B के पैरेलल है और V E B के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। तो हमें दोनों केसों की स्टडी करनी है, देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि कुछ इसी डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में V और B के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी पैरेलल पोजीशन। इस कंडीशन में हम देखेंगे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी इंटू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री हो जाएगा। Fm इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 0 होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। यानी इस कंडीशन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर। नो मैग्नेटिक फोर्स will exert on charge particle। ठीक है, जब इस पर कोई जब उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में बच्चों ये चार्ज पार्टिकल सीधे सीधे नहीं निकल जाएगा। आप सीधे सीधे चल रहे हो मान लीजिए, और जब आप सीधे सीधे चल रहे हो कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब आप सीधे सीधे ही चलते रहोगे। इस कंडीशन में ध्यान रखना कि कोई मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, कोई चुंबकीय बल नहीं लग रहा है, तो इस समय जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल
विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। यानी इस कंडीशन में जो ट्रेजेक्ट्री होगी चार्ज पार्टिकल की वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसा आया था चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा उसने एंटर किया वैसा ही वो बाहर निकल गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में ये गति करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू 180। केस नंबर 1 में ही है, मैंने दोनों केस लिए, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इधर से कोई चार्ज पार्टिकल है वो आके इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये हो गई एंटी पैरेलल पोजीशन, एंटी पैरेलल पोजीशन। और इस कंडीशन में थीटा कितना दिखाई दे रहा है आपको? 180 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर आपका इस साइड में है, एक वेक्टर आपका इस साइड में है। तो जब थीटा 180 है, जरा मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन करना, तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री ऑलरेडी 0 होता है। ठीक है, तो Fm इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 हो गया। यानी इस कंडीशन में भी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करता, कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। और उस कंडीशन में जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, जो उसका पाथ होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इस कंडीशन में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी सीधे सीधे निकल जाएगा। जब भाई कोई चुंबकीय बल ही नहीं लग रहा तो ये बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस नंबर सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब थीटा है किस किस के बीच का एंगल? V और B के बीच का एंगल है। यानी इस कंडीशन में हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा जिसके परपेंडिकुलर में चार्ज पार्टिकल हो या चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो किस तरह से बनाए, किस तरह से बनाए, जरा एज्यूम कीजिए। मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने। अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इसके परपेंडिकुलरी एंटर करता है। ठीक है, देखिए चार्ज पार्टिकल चल रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। इमेजिन कीजिए चार्ज पार्टिकल चल रहा है बिल्कुल सीधे सीधे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो Fm इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90। ठीक है, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 इक्वल टू बच्चों आप लोग जानते हो कितना होता है? 1 होता है। इस कंडीशन में Fm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू वी इंटू बी। इस बार मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है भाई, सीधी बात है। पिछले केस में तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यानी Fm की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है Q इंटू वी बी। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो अब इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? क्या ये इस समय सीधी रेखा में चलेगा? क्या ये सरल रेखा में गति करेगा? ये सोचने वाला विषय है। तो इसके लिए हमने कल बताया था आपको, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जहाँ पर चुंबकीय बल लगते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, वहाँ उसकी डायरेक्शन भी होती है। यानी चुंबकीय बल लग रहा है तो किस तरफ लग रहा है? मेरी तरफ लग रहा है, या सीधे हाथ पे लग रहा है, या उल्टे हाथ पे लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, बाएं दाएं लेफ्ट राइट, कहाँ लग रहा है? उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने आपको राइट हैंड का पाम रूल सिखा रखा है। राइट हैंड का पाम रूल क्या कहता है कि अपने सभी फिंगर को फैला लो और सभी फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी सभी फिंगरों को रखा, चारों उंगलियों को रखा, और थंब को रखना है पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में। तो थंब इधर जा रहा है, ठीक है, थंब जा रहा है मेरा राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में यानी ये चार्ज मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, ये वी वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहा था। तो इसका मतलब मेरी पाम किधर खुल रही है? ये ऊपर की ओर। तो ये चार्ज पार्टिकल अब ये सीधे ना जाके अब क्या करेगा? जब फोर्स ऊपर की ओर लग रही है तो ये क्या करेगा? ये ऊपर की ओर घूम जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर, ध्यान रखना।
आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, आप यहाँ चेक कर लीजिए, मान लीजिए ये वेलोसिटी यहाँ निकल के आ रही है v, ठीक है, तो आपकी फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो जिधर पाम खुलेगा वो डायरेक्शन किधर की निकल के आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है जो इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो एक सर्कुलर पाथ होगी, वो एक सर्कुलर पाथ होगी। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है इनिशियली वो बाहर से सीधी सीधी रेखा में आ रहा था, लेकिन वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही वो गोल 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 घूमने लग जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने और बाहर की तरफ बना दिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको चेक कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी का वेक्टर निकल के आया, तो वेलोसिटी का वेक्टर इधर निकल के आया। अब देखिए फोर्स किधर लगेगा, तो फिंगर को रखा आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को खोल दिया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर लग रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो जब ये नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आया, अब यहाँ चेक कीजिए आप किधर जाएगा, फिर से वही देखिए, अब इधर जाएगा, है ना। तो ये पूरे रास्ते में एक सर्कुलर पाथ में ये गोल 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 करके बेटा घूमने लग जाएगा। ये एक सर्कुलर पाथ का हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो उसकी रेडियस भी होगी, यानी कि ये रेडियस हो गई आर। मान लीजिए ये रेडियस है आर, यानी ये आर रेडियस के वृत्त में, आर त्रिज्या के वृत्त में गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, अब ये आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, तो भैया इस पर एक बल और लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग क्लास 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कितना है, जरा सेंट्रीपिटल की फोर्स की बात करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होगा कितना, जो केंद्र की तरफ लगने वाला बल, यानी ये हो गया mv² और रेडियस कितनी है r, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास भी होगा, ये वेलोसिटी से एंटर कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी भी है, और ये रेडियस भी हमको पता है। ठीक है, या कुछ लाइन लिख लेना, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field at 90 degree, then we find that a magnetic force will exert on charged particle. We can calculate the, we can find the direction of this magnetic force which we can find the direction of this magnetic force by right hand palm rule. We observe that trajectory of this charged particle is a circle. That means this charged particle will revolve in a circle and its motion will be called
एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है कि जब ये चार्ज पार्टिकल when charge particle enters in magnetic field at 90 डिग्री, जब ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करेगा, then we find that a magnetic force will exert on charge particle, यानी हम ये पता लगाते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, we can find the direction of this magnetic force by right hand palm rule, हम सीधे हाथ के नियम से, सीधे हाथ की हथेली के नियम से हम इस फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। We observe the trajectory of this charge particle is a circle, हम ये देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी आ रही है, एक सर्कल आ रही है, एक वृत्ताकार आ रही है। That mean this charge particle will revolve in a circle, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कल में रिवॉल्व करेगा, एंड इट्स मोशन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, और इसका जो मोशन है वो कैसा कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पर एंटर करेगा तो वो गोल 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 घूमने लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पिछले वाले केस में बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा था, पैरेलल था या एंटी पैरेलल था, दोनों केसों में जो था वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन करेगा। अब बच्चों जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, तो उस पर, उस बॉडी पर, उस पर्टिकुलर बॉडी पर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है, अब कोई चीज़ जो उसको गोल गोल घुमा रही है, अपने केंद्र की ओर लगने वाला बल, वो हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमा। जब वो गोल गोल घूम रहा है तो उसको गोल गोल घूमने में कौन सहायता दे रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये Fc और जो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी इक्वेशन नंबर 1, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जरा दोनों को कंपेयर कीजिए, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना था, QVB इज इक्वल टू मैग्नेटिक, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यहाँ से V से ये V कैंसिल आउट होगा, यानी बचा क्या, QB इज इक्वल टू mv/r। यहाँ से रेडियस निकालिए इसकी, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी निकल के आएगी, तो r इज इक्वल टू निकल के आएगा mv/qb। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाता है कि रेडियस कितनी होगी, जो चार्ज पार्टिकल उस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस किस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो r निकल के आता है mv/qb। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना हुआ। ठीक है, ये टाइम पीरियड, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है इस चार्ज पार्टिकल का, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ पर हमें टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करना है। टाइम पीरियड होता है क्या बच्चों, भाई जब कोई चीज़ वृत्ताकार या आयताकार किसी भी पाथ में, क्लोज पाथ में जब घूमती है, तो एक कंप्लीट पाथ ट्रेवल करने में, एक कंप्लीट रास्ता ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए ये घड़ी की सुई है, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि घड़ी की मिनट वाला जो एंड है, यानी कि मिनट वाली जो सुई है, वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी, 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक पाथ यानी 60 सेकेंड बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, दोबारा से फिर से घूमने लग जाएगा। तो भाई एक कंप्लीट चक्कर, ये एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा,
वही इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा, है ना। हमें टाइम पीरियड ही तो निकालना है। तो टाइम पीरियड बड़ा सिंपल है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम? तो टाइम पीरियड यानी t इज इक्वल टू, तुम जानते हो टाइम बराबर हो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस कितना चला है, तो एक चक्कर लगाने में, पूरा एक राउंड गोल 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 घूमने में उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 2πr, यानी उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, अपॉन स्पीड, किस स्पीड से चल रहा था ये? v वेलोसिटी के साथ चला था, तो ये v हो गया। अब जरा r की वैल्यू लगाइए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2π, r की वैल्यू लगा दीजिए mv अपॉन ये v चल रहा है और ये qb, ठीक है। तो ये v से v कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली t इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? 2πm अपॉन qb। t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2πm अपॉन qb। ये टाइम पीरियड है। तो कभी कभी टाइम पीरियड के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है आपसे। आपको मान लो इलेक्ट्रॉन दे देगा या प्रोटॉन दे देगा, उसका मास पता होगा, आपको क्यू पता हो, मैग्नेटिक चार्ज पता होगा कितना चार्ज है उसके अंदर, आपको बी पता होगा, ये सारी वैल्यू निकाल के आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी की। भाई फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि अपना रिपीट मोशन पर सेकेंड कितने पर सेकेंड में, मतलब वो मोशन को रिपीट कर रहा है। एक चीज और बताऊं बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि टाइम पीरियड की बात है। अब देखो कोई सी भी चार्ज पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, चार्ज पार्टिकल को चाहे आप 5 मीटर प्रति सेकेंड से इस मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कीजिए परपेंडिकुलरली, ठीक है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और आप किसी चार्ज पार्टिकल को 5 मीटर प्रति सेकेंड से भेज रहे हैं। आपका एक फ्रेंड है, आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो उसी चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए फेंकता है 10 गुना स्पीड से, ठीक है। वो फेंकता है 50 मीटर पर सेकेंड से और ये फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों दोनों ही केस में टाइम पीरियड इक्वल रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये बात दिमाग में रखना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो भैया ये तो सर जी आपने बहुत अच्छी बात बता दी हमें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका रीज़न ये हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बताया कि 5 मीटर प्रति सेकेंड से किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ध्यान रखना, और 5 मीटर पर सेकेंड से मैं फेंक रहा हूँ। आपका फ्रेंड 50 मीटर यानी 10 गुना स्पीड बढ़ा के फेंक रहा है। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल ही होगा। बच्चों टाइम पीरियड की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि टाइम टेकन टू रिवॉल्व वन सर्कल या टू कंप्लीट पाथ ऑफ क्लोज लूप। एक क्लोज लूप को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए आप 5 से फेंक रहे हैं, तो जब 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे यानी आपकी स्पीड कम है, उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम है, तो वो कम तो वो उतना कम चलते 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 तो उसकी रेडियस ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? कमी तो होगी, है ना, कमी होगी, सीधी बात है। और जितनी बड़ी स्पीड से फेंकेंगे, जितनी ज़्यादा से फेंकेंगे, आपने फेंका है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से, आपके मित्र ने फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, तो जब 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो वो उतना ही तो बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा, सीधी बात है। वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा, लेकिन गोल 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 घूम रहा है, राइट हैंड पाम रूल से वो गोल 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 घूमेगा। जब वो गोल 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 घूमेगा तो बहुत बड़ा सर्किल कंप्लीट करेगा। तो भाई टाइम पीरियड तो दोनों के बराबर ही होंगे। अगर तुम कम से भेज रहे हो तो कम रेडियस का आया, धीरे धीरे करके चलता हुआ आया, तब उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया, है ना। और उस वाले ने 50 मीटर पर सेकेंड ने एक बड़ा गोला कंप्लीट किया, यानी बड़ा सर्किल कंप्लीट किया है, तो उसका टाइम पीरियड, उसकी रेडियस ज़्यादा हो गई, तो टाइम दोनों का बराबर ही रहेगा, ठीक है। t इक्वल टू 2πm/qb। अब मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस चार्ज पार्टिकल की? ये सेकेंड में आएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड के। आप सेकेंड इनवर्स बोल दीजिए या हर्ट्ज बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जरा निकालिए, f इक्वल टू हो गया 1/t। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 1/t की वैल्यू कितनी है? 2πm/qb। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी qb/2πm। इतना फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल की। अब मैं अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं बच्चों यहाँ पर, जो कि साइक्लोट्रॉन में यूज होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है क्यू बी बाय 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया क्यू बी। ओमेगा है क्या, ओमेगा है तुम्हारा कोणीय फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यू बी बाय एम, सॉरी, ठीक है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर है। आप लोगों ने क्या क्या सीखा आज आप लोग को पता चला कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है या एंटी पैरेलल चलता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ठीक है। उसका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में रहता है और ट्रैजेक्टरी भी स्ट्रेट लाइन रहती है। और अगर मैं बात करूं कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है, चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, वृत्तीय गति करेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।